गुड इवनिंग गाइस। डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कोर का क्लास 12th का जो सीबीएसई ने अभी कुछ दिनों पहले जारी किया है वो स्क्रीन पे रखा हुआ है। आखिर इस सैंपल पेपर को आपके सामने लाने की एक वजह है। क्यों वजह है? क्योंकि एक्चुअल में हमें ये पता करना चाहिए कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में कौन कौन से चेंजेस किए हैं जिनके लिए हमें अगले साल तैयार रहना है, या जो इस साल का जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें किस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, जहां तक इसके फॉर्मेट का सवाल है, इसके फॉर्मेट में तो कोई चेंज नहीं किया गया है। आपके क्वेश्चन पेपर में वही 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अभी वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को छोड़िएगा, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हो सकता है ये चीजें आपको पता हो, लेकिन जो चीजें आगे मैं बताने वाला हूँ वो आपको पता नहीं होंगी। तो 3 सेक्शन है, रीडिंग स्किल, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर। रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स के हैं, और साथ में आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो इसके पीछे एक मकसद है, वो मकसद मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स 18 नंबर के हैं, और सेक्शन सी जो है इसका वो लिटरेचर है, वो 40 मार्क्स का है। तो ये तो पिछले साल भी लगभग यही था, इसमें कोई खास चेंज आया नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीबीएसई दिनों दिन अब क्या करता जा रहा है कि जो रटंत विद्या है, जो एक रोट मेमोराइजेशन होता है, जिसको कहते हैं रटना, रट के वहीं लिख देना, इन सब चीजों को डिस्करेज करने के लिए सीबीएसई ने इस साल से क्या किया है कि 50% जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको इंक्लूड करना शुरू किया है। इनको हम सीसीटी क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो क्रिएटिव का मतलब तो होता है कि कुछ नया क्रिएट करना, नई रचना करना अपनी कल्पना के बेस पर। अब अपनी कल्पना के बेस पर ही किया जा सकता है, शब्दों के मार्फत, शब्दों के माध्यम से, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में। बाकी आप साइंस में अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो भी आपने सोचा है उसको आप एक फिजिकल रूप में भी ला सकते हैं, लेकिन इसमें तो खाली शब्दों के फॉर्म में ही ला सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। और एक दूसरा जो इसमें जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जो आपको ये सोचने को मजबूर करे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इक्वल है, क्या इनइक्वल है, कौन सी चीज किस चीज से रिलेटेड हो सकती है। आपको असर्शन, आपको रीजन, ये वाले जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इन क्वेश्चंस का मतलब ही होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। तब आप सोच रहे होंगे कि ये वाले क्वेश्चंस तो भाई आ सकते हैं, इनकी तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने का एक ही इनका मुख्य जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल जो पहला नॉर्मल पैसेज आया करता था, पिछली बार तक भी देखा था कि नॉर्मल ही, बहुत नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन इस बार इसमें भी इन्होंने जो इस तरह की चीजें डालने की कोशिश की। देखिए ये 8th क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी विद वन वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4। अब ये एनालॉजी वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, तो अगर आपको क्लास में एनालॉजी वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें जो विस्पर का रिलेशन क्वाइटली से है, किसका रिलेशन लाउडली से है, वो वर्ड आपको इसमें छांटना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजों का एग्जाम हो रहा है? इसमें आपके जो वर्ड पावर है उसका भी एग्जाम हो रहा है कि इन शब्दों का मीनिंग भी आपको आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन में विस्पर का मीनिंग पता होगा आपको, क्वाइटली का पता होगा, लाउडली का पता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके मीनिंग पता नहीं होंगे। फ्लीटिंग का पता नहीं होगा, क्लेमर का पता नहीं होगा, वैलिडेशन का पता नहीं होगा, एसेंस का पता नहीं होगा, तो फिर आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और अपनी वर्ड पावर को बढ़ाएंगे उतना कर पाएंगे। उसके बाद देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से आप देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग को ही प्रमोट कर रहा है। Why is it fair to say that the statement, and yet for all our efforts to stay connected we find ourselves increasingly isolated in a sea of digital faces? From paragraph 4, employs irony. अब इसमें ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी तभी डेवलप होगी जब आपको आयरनी का मतलब पता होगा। अब आयरनी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का मीनिंग भी नहीं समझ पाएंगे और इसका आंसर भी नहीं लिख पाएंगे।
और फिर आप वही तुक्का मेथड अपनाएंगे क्योंकि आपको आता नहीं है, इसलिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी आप जानिए। तो ऐसे मैंने पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनके भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और आयरनी के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। उसके बाद में ये देखिए, असेस द पोटेंशियल चैलेंजेस और बेनिफिट्स ऑफ रिलाइंग ऑन सर्वे आउटकम फॉर डिजाइनिंग हेल्थ इंटरवेंशंस एज आउटलाइंड इन पैराग्राफ नंबर 5। असेस, तो असेस का मतलब होता है कि ये आपकी जो इमेजिनरी पावर है, दिमाग की कल्पना की जो शक्ति है, उसको प्रेशराइज करेगा और आपको सोचने का मजबूर करेगा कि कौन कौन से पोटेंशियल चैलेंज है। तो ये आपका एक क्रिएटिव थिंकिंग वाला क्वेश्चन हो गया जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। पैराग्राफ नंबर 2 के बारे में हम जानते ही थे क्योंकि ये सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये आता था पहले भी और इसमें भी दिया हुआ है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है। जैसे ये डेटा दिया हुआ, अब इसका इंटरप्रिटेशन भी करना है आपको और एनालिसिस भी करना है। आई एम श्योर कि इसमें 100% वो क्वेश्चन होंगे जो डेटा को इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। अब जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली इन द इंट्रोडक्शन द रिसर्चर लिंक्स ए हेस्टी लाइफस्टाइल विद द चॉइस ऑफ स्नैक्स इन द स्टडी टू हाईलाइट। अब ये वाला जो हाईलाइट के बाद में जो शब्द लिखना है, ये भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। उसके बाद में आप ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, मोटिवेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस मोटिवेशन है और कौन सा सेंटेंस उसका इन्फ्लुएंस है। अब मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस के मीनिंग तो बहुत जनरली सबको ही आते हैं, लेकिन फिर भी उनको मोटिवेशन वाले सेंटेंस को मोटिवेशन से लिंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस टाइम टेकिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप सेक्शन बी में देखें तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स दिए हुए हैं। ये तो ऑलमोस्ट वही सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा अलग अलग चीजों को, थोड़े से वोकेबलरी को हाई कर दिया गया, बाकी चीजें वही है। नोटिस राइटिंग वगैरह आता ही होगा आपको, नहीं आता तो नोटिस राइटिंग का भी मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोटिस लिख सकते हैं और लगभग सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद में इनविटेशन, इनविटेशन भी आपको समझना चाहिए कि इनविटेशन कैसे लिखते हैं। और इनविटेशन क्या है कि एक बार अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें तो बहुत सिंपल होता है, कुछ एक चीजें उठानी होती हैं आपको कि इनविटेशन देने वाला कौन है, इनविटेशन देना किसको है, फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है, बस यही चीजें आपको करनी होती हैं। बाकी आप देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्रिएटिव जो सेक्शन है वो बहुत आसान होता है, उसमें आप आराम से कर सकते हैं। सेक्शन सी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। सेक्शन सी में क्या, बच्चे अधिकतर इस चीज की उम्मीद में रहते हैं कि हमें कहीं से समरी मिल जाए, हमें पूरा ना पढ़ना पड़े। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि सीबीएसई जितने भी क्वेश्चन दे रहा है वो क्वेश्चन इसी चीज की तरफ बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि वो पूरी टेक्स्ट को पढ़े, केवल बाहर बाहर से उसको ना पढ़े, क्योंकि अगर वो बाहर बाहर से पढ़ लेगा तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। अब ये देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दिए। असर्शन का मतलब स्टेटमेंट, रीजन, अब इसका रीजन क्या है। तो अब आपको यहाँ पर आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो एबिलिटी है वही चेक की जाती है कि ये असर्शन और रीजन कैसे रिलेटेड है, क्या दोनों सही है या असर्शन सही है रीजन गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप छोड़ रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही आ जाते हैं और इनको वहीं समझ के कर देंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, बहुत मुश्किल हो जाता है और अधिकतर ऐसे केसेस में जो है क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो ही जाते हैं। अब ये देखिए आप इसमें, द पोएट हैज यूज्ड फ्रेजेस लाइक ग्रीडी, गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे टू इलस्ट्रेट द आयरनी और सटायर। आयरनी और सटायर का अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो खाली आपको आयरनी और सटायर की डेफिनेशन नहीं लिखवाई जा रही, आपको बताया जा रहा है कि इसमें आयरनी है या सटायर है। तो अगर नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। इसी प्रकार से ये एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब बाजार से कोई भी रेफरेंस बुक लिख के लेके इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर से फिर बड़ा नंबर बनता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें वो आ रहा है इमेजरी का। अब इमेजरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इमेजरी का मतलब होता है जैसे वर्ड्स को पढ़ के आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाती है ना, उसको हम इमेजरी कहते हैं। अब देखिए ये एक इमेजरी है, जैसे जित कलासा की उसके लॉन्ग हेयर, शिंगल लाइक ए कावर्ड, कावर्ड की तरह उसको छोटे छोटे कर दिया गया था। तो ये सिंबलाइज करता है जित कलासा की कल्चरल हेरिटेज को और इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न नॉर्म्स को, तो इसके बारे में लिखना है। तो ये तो खैर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
हाँ, उसके बाद में देखिए आप ये स्टोरी, जितने भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उनके थीम्स के बारे में जरूर बात कीजिए अपने टीचर से, इसका थीम क्या है। और उस थीम के बारे में बात करने से देखो आपको दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस लेसन का थीम ये है। दूसरा ये कि आपके जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं राइटिंग सेक्शन में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं, ताकि आप उन चीजों को वहां कनेक्ट कर सकें। इसलिए हर लेसन के थीम के बारे में अपने टीचर से बिल्कुल चर्चा करें। अब ये एक विजुअल इमेजरी है, इंटरप्रेट द यूज ऑफ विजुअल इमेजरी बाय कमला दास इन हर पोएम टू डिपिक्ट द पैसेज ऑफ द टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब मूवमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मूवमेंट कैसे दिखाया गया आपने उस कमला दास की पोएम में जरूर पढ़ा होगा, माई मदर इन 66 एट द एज ऑफ 66। उसमें जैसे वो पेड़ ट्रीज स्प्रिंटिंग एज द कार इज ड्राइविंग फर्दर, कार चल रही है आगे और ट्रीज आर स्प्रिंटिंग डाउन, तो ये एक विजुअल इमेजरी है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये विजुअल इमेजरी क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी क्या होती है। तो मैं इनका एक, मुझे भी एक टॉपिक मिला है विजुअल इमेजरी और कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी का, तो मैं जरूर इसका एक वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन बनाऊंगा तभी जब इस वीडियो को अच्छे व्यूज मिलेंगे, क्योंकि मैं बनाऊं भी और फिर कोई देखे ही नहीं उसको, तो फिर बनाने का क्या मतलब है। उसके बाद में देखिए हाउ डज द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल, ये एक नया ट्रेंड सेट हुआ है जिसमें राइटिंग स्टाइल के बारे में बात होने लगी है। पहले राइटिंग स्टाइल के बारे में नहीं बात होती थी, ये प्योरली हम लिटरेचर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ एक वर्ड्स हैं, सिंबलाइज तो पहले भी पूछते थे, इंस्ट्रूमेंटल ये तो वर्ड स्पेसिफिक है, इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है। उसके बाद में ये देखिए, ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, ये पहले भी हो रहा था कि जो टेक्स्ट में जितने भी लेसन्स हैं उनके कैरेक्टर्स को आपस में इंटरलिंक करना। जैसे आपके दो लेसन्स हैं, गोइंग प्लेसेस और पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसमें सोफी और सुब्बू को आपस में कनेक्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सुब्बू एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है, सिंसियर कैरेक्टर है, और सोफी जो है वो थोड़ी सी इमेजिनेशन में बिलीव करती है, बड़े बड़े सपने देखती है। आई एम श्योर सोफी ही नाम है उस लड़की का जो इस तरह की हरकतें करती है। उसकी एक फ्रेंड भी है जेंसी, जेंसी लिव्स ऑन ग्राउंड व्हाइल सोफी फ्लाइज इन एयर। तो आपको उन दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए बोल दिया गया है। तो ये तो चल रहा है पहले से ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचें। उसके बाद नैरेटिव टेक्निक्स, ये कुछ नई चीज आई है जो हमें देखनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नैरेटिव टेक्निक्स लाइक सेटिंग, मोटिवेशन, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पेसिंग, ये क्या होती है। नैरेटिव का मतलब लिखने की, और टेक्निक, तो एक तरह से ये स्टाइल और टेक्निक, इनके ऊपर भी अब चर्चा होने लगी है। उसके बाद थीम्स के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ही ली है, एस्केपिसिज्म एंड नॉस्टैल्जिया। तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग थीम है। तो आप क्या काम करो कि भाई एक पूरी एक लिस्ट बना लो, लेसन का नाम लिखो और लेसन के नाम के आगे उसका थीम लिखते जाओ। तो आपको एक आइडिया रहेगा एग्जाम के लास्ट में कि इन चीजों के ऊपर तो पर्टिकुलरली मुझे बात करनी है। और ये फैंसी वर्ड भी हो जाते हैं जो आंसर में इंक्लूड करने के लिए। और कभी कई बार क्या होता है कि कॉपी जब चेक होती है तो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो इन्हीं की सर्च में रहते हैं कि वो जो वर्ड्स होने चाहिए वो वर्ड्स हैं या नहीं है। और अगर वो वर्ड उनको मिल जाते हैं तो दे बिकम वेरी हैप्पी एंड गिव यू गुड मार्क्स। तो ये कुछ मेरा एक एनालिसिस था इस सीबीएसई के सैम्पल पेपर का। और जो जो मैंने आपको बोला है इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और लेकिन वही है कि अगर वीडियो को अच्छे व्यूज़ मिले तो फिर हम आगे चलेंगे, वरना जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट वन। थैंक यू।